जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ऐसा है कि हमने ना आज जो आर्टिकल डिस्कस करना है वो है बेसिकली ना, आप कह लें कि लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट कह लें या एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट कह लें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यानी ऐसे सॉल्वेंट, यानी वाटर के अलावा आप कह लें कि ऐसे सॉल्वेंट्स, मतलब कह लें कि या ऐसे लिक्विड्स कह लें जिनको हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो उन सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स कह लें, फिर हमने उनके पोलर सॉल्वेंट्स से मतलब जो है उनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह रहे हैं कि प्रोटॉन डोनर, या मतलब जो है कि जिसको हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते थे उनको हम ना एप्रोटिक बेसिकली सॉल्वेंट्स कहते थे। तो उसके बाद फिर उनकी जो क्लासिफिकेशन फर्दर, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो आज हम जो है कि एक ऐसा सॉल्वेंट जिसको हम मतलब या ऐसा लिक्विड कह लें जिसको हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं और उसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी कहते हैं, वो है बेसिकली अमोनिया। तो पहला जो आज हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमने डिस्कस करना है वो है अमोनिया। तो इसमें मतलब जो है कि जो चीज हमने डिस्कस करनी है ना, ये देखें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना मतलब जो है कि लिखा हुआ आ रहा है अमोनिया। अब सबसे पहले मतलब जो है कि अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिंथेसिस हैं, तो उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि अमोनिया है क्या। देखिए, मैं सिंपल सी बात है कि जो अमोनिया है, हम कहते हैं कि ये कलरलेस पंजेंट पंजेंट किस्म की एक गैस है। यानी लैब में मतलब अगर अमोनिया मतलब जो है कि अगर लिक्विड पड़ा हुआ हो, मतलब अगर किसी बोतल में अगर उसका हम ढक्कन मतलब अगर ओपन कर दें तो ये बेसिकली वेपराइज होता है। तो इसकी इस तरह से एक ऑर्डर होती है कि कलरलेस नजर तो नहीं आता, लेकिन लेकिन एक ना पंजेंट किस्म की इसकी एक स्मेल होती है, जिससे हम इसको मतलब जो है कि वो इसकी ऑर्डर से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी किस टेम्परेचर पर जाकर ये लिक्विफाई होता है, लिक्विफाई यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो है -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और अगर एयर के अंदर बहुत लो कंसंट्रेशन में भी मौजूद हो, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर ये एरो है मेरा, ये 20 to 50 ppm यानी कंसंट्रेशन का यूनिट है। अगर इतनी कम कंसंट्रेशन में भी अगर अमोनिया मौजूद हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं एयर के। और दूसरी बात ये है कि इसके मुकाबले में बाकी जो हाइड्राइड है, जैसे मिसाल के तौर पर PH3 है, यानी इसी ग्रुप अमोनिया के यानी नाइट्रोजन का ही जो ग्रुप है, पांचवा ग्रुप, इसके जो ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स हैं उनके जो हाइड्राइड PH3 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इवन मीथेन है, सिलिकॉन हाइड्राइड वगैरह वगैरह, तो ये जो बाकी मतलब सब्सटेंसेस हैं उनकी निस्बत अमोनिया जो है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, हाई होता है। वो किस लिए हाई होता है, देखिए उसकी एक जो मेन रीजन होती है ना, वो बेसिकली ये भी होती है कि अमोनिया जो है, आपको पता है इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम है और सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो कंडीशन है ये फुलफिल करता है, यानी अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो एक यानी अमोनिया के मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन, दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के साथ बेसिकली क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अमोनिया होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होता है, हाई होता है। अच्छा, एक बात इसमें ये भी थोड़ी सी अंडरस्टैंड मतलब करने वाली है कि आपके जो कॉन्सेप्ट में आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि इतना जो लो बॉइलिंग पॉइंट है अमोनिया का, -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम लैब में या रूम टेम्परेचर पर एज ए सॉल्वेंट हम कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, जो अमोनिया है ना, क्योंकि मैंने कहा कि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए जिसने मॉलिक्यूल को बाइंड किया हुआ होता है, बहुत ज्यादा हमें एनर्जी हीट प्रोवाइड करना पड़ती है,
फिर जाकर अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो वेपर बनकर एयर में जाते हैं। तो अमोनिया का बेसिकली जो हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है, यानी अमोनिया को 1 मोल अगर अमोनिया है उसको अगर वेपराइज करके मुकम्मल तौर पर अगर हम एयर में कन्वर्ट करें, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो ये देखें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 23.35 किलो जूल। तो यानी एक कंपैरेटिवली एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज द, आप कह लें कि 1 मोल ऑफ अमोनिया इनटू वेपर्स। तो इस हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से इसको हम रूम टेम्परेचर पर एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर आसानी से मतलब बहुत इजीली वेपराइज नहीं होता। तो इसको मतलब अगर क्लोज कंटेनर है या इस तरह की सिचुएशन है तो उसमें हम इसको मतलब जो है एज ए सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि अमोनिया जो है ना, मतलब जो है कि इसको हम यूज करते हैं मतलब एज ए सॉल्वेंट कह लें या मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के अंदर। तो मतलब जो है कि सॉल्यूशन से मुराद मतलब जो है कि अमोनिया सॉल्यूशन ये होता है कि अगर अमोनिया के अंदर अगर थोड़ा वाटर ऐड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो इसको अमोनिया सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो मतलब ये आप कह लें कि इसको जब हम यूज करते हैं तो इसकी अपनी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं। तो एक ग्लासेस मतलब पहन के हम इनको यूज करते हैं ताकि इसके जो वेपर्स हैं वो आंखों में मतलब जो है कि वो जाके डायरेक्टली उसको टच ना करें, क्योंकि ये फिर इरिटेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा मास्क मतलब हम फेस मास्क हम यूज करते हैं ताकि इसके जो वेपर्स हैं जब हम सांस लेते हैं तो इनके जो वेपर्स हैं वो हमारे मतलब जो है कि वो बॉडी के अंदर मतलब ना जाए, क्योंकि ये इंटरनली फिर क्या करते हैं, ये फिर मतलब आप कह लीजिए ये डैमेज करते हैं। इसके अलावा स्किन को अगर टच करें, ग्लव्स वगैरह, बॉडी प्रॉपर कवर्ड होनी चाहिए, तो इनको मतलब इस तरह से क्या किया जाता है वो यूज करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें मतलब जो हेडिंग है ये आप स्क्रीन के ऊपर जहाँ मेरा एरो है कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, कि ये जो अमोनिया हम यूज करते हैं एज ए लिक्विड एज ए सॉल्वेंट कह लें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसको हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं। जाहिर बात है अमोनिया नेचुरली एग्जिस्ट तो नहीं करता वाटर की तरह, तो इसको हम लैब में बेसिकली क्या करते हैं, हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें देखिए वैसे अमोनिया को सिंथेसाइज करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो एक ज्यादा कन्वीनियंट और फिजिबल जो मेथड है इंडस्ट्रियल लेवल पर वो है बेसिकली सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस। हाबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर आप कह लें कि यहाँ पर बेसिकली आप कह लें कि देखिए ये आप स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि नाइट्रोजन जो है, जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से डायरेक्टली हम केमिकली रिएक्ट करवाते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया। तो मतलब इसमें बाकी जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी आप इसको पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाबर्स प्रोसेस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। टेम्परेचर 400 टू 450 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, प्रेशर भी कंपैरेटिवली हाई 200 टू 300 एटीएम होता है। कैटलिस्ट ऐड करते हैं, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, बाकी मेटल्स, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, मोलिब्डेनम है, इन मेटल्स के ऑक्साइड को भी ऐड करते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ, तो इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द आयरन ऑक्साइड। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, वो अमोनिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर। अच्छा, इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि मतलब अमोनिया को इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर अमोनिया को बल्क में बना, देखिए बल्क में इसलिए बनाया जाता है कि अमोनिया जो है इज एन मेजर एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट in the manufacturing of the fertilizer which is largely used in the agriculture के लिए। देखिए पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसकी ज्यादातर जो इकोनॉमी है तो वो मतलब जो है कि वो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जाहिर बात है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइजर है इसकी बड़ी एक बेसिक इसकी इंपॉर्टेंस है, और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर को जो हम सिंथेसाइज करते हैं उसमें मतलब अमोनिया जो है उसको बल्क में यूज किया जाता है। तो बल्क में अगर अमोनिया बनाना हो तो हाबर्स प्रोसेस से बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। इसके अलावा अगर अमोनिया को इसके अलावा हमने सिंथेसाइज करना हो तो उसके भी हमारे पास मतलब ये है कि वो डिफरेंट मेथड्स हैं। ये फॉर एग्जांपल ये दो मेथड जो है आप स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं कि अगर हम अमोनियम का साल्ट, जैसे कि अमोनियम है, अगर अमोनियम का साल्ट है, इसमें मिसाल के तौर पर अगर हम सपोज बेस डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो जाहिर बात है जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, आप कह लें वाटर प्रोड्यूस होता है, और जो भी रिस्पेक्टिव उसका एनाइन होता है वो मतलब वो हमारे पास प्रोड्यूस होता
अगर नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट सेपरेट हो जाता है, क्लोराइड होगा तो क्लोराइड बेसिकली क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसमें वाटर ऐड करें, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया जो है ये प्योर अमोनिया। यानी वो हार्बर्स प्रोसेस के अलावा भी डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिनकी मदद से हम अमोनिया को लैब में बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से, देखिए स्ट्रक्चर इसकी बहुत सिंपल सी है। मतलब ये ऑलरेडी हम जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपने इनको पढ़ा होगा कि अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पर ये ना एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, अगर आप वेस्पर थ्योरी का कांसेप्ट अगर आप अपने जहन में लाएं, क्योंकि इसमें ना बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर ना एक लॉन पेयर होता है, यहाँ पे मेरा है, और 3 इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 107.5 डिग्री या 107 डिग्री का होता है, और इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो 101.01 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम की लेंथ का एक यूनिट होता है। तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहा जाता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जैसे मर्जी मतलब हम इसको कह लें। तो इसकी इस तरह से बेसिकली क्या होती है, इसकी ना एक स्ट्रक्चर होती है, सिंपल सी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो मतलब आप कह लें कि वो ये भी है कि अमोनिया जो है, ये आखिरी पैराग्राफ है, इसमें जो बात उन्होंने एक्सप्लेन की है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, अमोनिया भी, हाइड्रोजन सल्फाइड ये ना इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहलाती हैं और पोलर सॉल्वेंट्स भी कहलाती हैं। लेकिन अगर हम अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट अगर हम कंपेयर करें विद वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट, तो देखिए वाटर के मुकाबले में अमोनिया की जो पोलैरिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। यानी पोलैरिटी को, सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी को डिटरमिन करने का जो पैरामीटर मतलब वो डाइपोल मोमेंट तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आप कह लें कि हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लो होती है, मीन इसमें पोलैरिटी कम होती है। चूंकि इसमें पोलैरिटी कम होती है इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अमोनिया के अंदर डिसोसिएट, डिसॉल्व नहीं होते। इसके मुकाबले में जो वाटर है इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अमोनिया की निस्बत बहुत हाई होती है, और आप ये कह लें कि इसके अलावा मतलब जो है कि इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी हाई होती है। इसीलिए जो वाटर है, ये जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। अगली बात ये भी है, अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो मतलब बेसिकली ये है कि जो वाटर है एक ये भी है कि ये वाटर कंपैरेटिवली इजीली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब इट आल्सो अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन। और वाटर का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड। इसके मुकाबले में देखिए जैसे ये नीचे 2 केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो तो H आयन OH आयन बनते हैं, अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो इसमें एमाइड आयन बनता है और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल की आयोनाइज होने की जो कैपेबिलिटी है वो वाटर के मुकाबले में कंपैरेटिवली क्या होती है, कम। तो ये भी मतलब एक फैक्टर है, मतलब कि क्योंकि वाटर ज्यादा पोलर है इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होती है, इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स है वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व या सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, और अमोनिया के अंदर इजीली सॉल्युबलाइज नहीं होते। बल्कि अमोनिया के अंदर आप कह लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर अगर उनकी सॉल्युबिलिटी कम है तो कंपैरेटिवली अमोनिया के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अमोनिया के अंदर कंपैरेटिवली उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। इसके मुकाबले में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो तो उनकी अमोनिया के अंदर कंपैरेटिवली सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और वाटर के अंदर कंपैरेटिवली क्या होती है, वो कम। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मिसाल के तौर पर कि लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। इससे पहले हमने पढ़ा भी मतलब अमोनिया के इंट्रोडक्शन, उसकी सिंथेसिस वगैरह वगैरह। तो अब ये जो लिक्विड अमोनिया है इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अमोनिया का जो है वो जो बॉइलिंग रेंज होती है, देखिए जैसे वाटर है, वाटर की जो बॉइलिंग रेंज है वो 0 to 100 डिग्री है।
क्योंकि 0 डिग्री या इससे बिलो टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री पर जाकर वो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग रेंज है वो 0 to 100 है। इसी तरीके से जो अमोनिया है इसका जो बॉइलिंग रेंज है वो हमारे पास क्या होता है, ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास है -77 डिग्री सेंटीग्रेड टू -30, यानी विद इन द रेंज ऑफ, आप कह लें विद इन दिस टेम्परेचर रेंज जो अमोनिया है ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट। और इसको मतलब फर्दर भी लिक्विफाई किया जा सकता है, अगर सॉरी सॉलिडिफाई किया जा सकता है कि अगर हम -77 बिलो टेम्परेचर पर लेते हैं। जैसे ये ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो उसके साथ इसको बेसिकली फ्रीज भी किया जा सकता है वगैरह। और दूसरी बात वही जो इससे पहले हमने डिस्कस की है कि अमोनिया जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली इसके साथ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनकी निस्बत इसलिए हाई होता है कि इसमें भी मतलब जो है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पैराग्राफ है इसमें यही बात लिखी हुई है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत पोलैरिटी मौजूद होती है, फिर सुन लें आप। देखिए मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जिनके अंदर थोड़ी बहुत ना पोलैरिटी मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पर एस्टर्स हैं, इनमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, अमीन्स हैं या अल्कोहल वगैरह जैसे ये हैं, तो ये इनकी वाटर में कंपैरेटिवली, सॉरी अमोनिया में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और मतलब आपके लिए वाटर में कंपैरेटिवली कम होती है। और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा और अमोनिया में कंपैरेटिवली कम होती है। अच्छा, कुछ आइंस हैं, अब कौन कौन से मतलब जो आइंस है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कौन से नहीं। मिसाल के तौर पर इसमें ये थायोसायनाइड, आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, परक्लोरेट, ठीक है, ये लिक्विड अमोनिया में इजीली सॉल्युबल। इसके मुकाबले में ये जो आइंस है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आइंस, सल्फाइड आइंस, इनकी वाटर में कंपैरेटिवली सॉल्युबिलिटी, सॉरी अमोनिया में इनकी जो कंपैरेटिवली सॉल्युबिलिटी है वो काफी कम होती है, यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं किसी हद तक। अच्छा, अब इसी तरीके से मतलब अगर थोड़ा सा और आगे चले हम, तो इसमें अगर हम देखें ना, मिसाल के तौर पर आप कह लें कि ये जो हमारे पास, सॉरी ये जो पैराग्राफ है, आप कह लें कि ये हमारे पास ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि मतलब जो है कि चूंकि आप कह लें कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और अमोनिया में उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। एक तो ठीक है ये फैक्टर, और दूसरी बात ये है कि चूंकि अमोनिया जो है ये बहुत लो टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी लिक्विड अमोनिया के अंदर जो टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो लो टेम्परेचर के होने की वजह से और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेस सॉल्युबिलिटी के मतलब जो है कि होने की वजह से हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या कर सकते हैं, उनको हम सिंथेसाइज करके इजीली हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। और बहुत सेकेंड, यानी पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अमोनिया जो है चूंकि मतलब आप कह लें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अमोनिया में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है और दूसरा अमोनिया का जो टेम्परेचर है वो भी लो होता है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से आप कह लें कि हम कहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अमोनिया के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सिंथेसाइज या प्रोड्यूस होती हैं, उनको आसानी से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड, सेकेंडली बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर के अंदर अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के अंदर जब हम उसको एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं तो उसके अंदर वो बेसिकली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम देखें, ये सोडियम नाइट्राइट इसको जो ये अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट, यानी एक्वा सॉल्यूशन की बेसिकली क्या हो रही है वो बात हो रही है। तो इसमें ये होता है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम नाइट्राइट बनता है, लेकिन जैसे ही अमोनियम नाइट्राइट बनता है ये क्या होता है, ये फौरन डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम ये अमोनिया के अंदर रिएक्शन देखें तो सोडियम नाइट्राइट जब अमोनियम क्लोराइड के साथ केमिकली रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब आप कह लें अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, सोडियम क्लोराइड बनता है अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्राइट कह लें। तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड बनता है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, अमोनिया के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल,
ये चूंकि इनसॉल्युबल होता है, फौरन इनसॉल्युबल होकर सोल्यूशन की बॉटम में ये बैठता है। इसको वहां से हम सेपरेट कर ले, फिल्टर करके हम सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान में आता है कि जो अमोनियम नाइट्राइट है, ये आप कह लें कि अमोनिया के अंदर ये सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होता है, यानी जो फिल्ट्रेट नीचे हमें हासिल होता है नीचे, उसके अंदर ये मौजूद होता है। फिर हम उस सोल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं, तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है, लिक्विड अमोनिया कह लें। तो पीछे जो अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट है, ये प्योर फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये भी मतलब आप कह लें थोड़ा सा इसमें क्या है, एक डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, एक और मतलब इसकी आप कह लें कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एमोनेशन। अमोनेशन कह लें, अमोनेशन कह लें, जो भी कह लें। देखिए जैसे आपने एक टर्म मतलब जो है कि एक पहले पढ़ी होगी कि टर्म होती है हाइड्रोजिनेशन, ब्रोमिनेशन। क्या होता है हाइड्रोजिनेशन? यानी किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का ऐड होना। ब्रोमिनेशन क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में ब्रोमीन के मॉलिक्यूल का ऐड होना। लेकिन जो अमोनेशन है, ये भी इसी तरह का ही एक प्रोसेस रिएक्शन है। यानी ऐसा प्रोसेस कह लें कि जिसके अंदर अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर क्या होता है, वहां ऐड हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। या उसके साथ आप कह लें कोई ना कोई केमिकल कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्या होता है, उसके साथ वो अटैच हो जाता है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर ऐड हो जाए, अटैच हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, रिजल्टेंटली कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने, इस तरह का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम कहते हैं अमोनेशन। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये टेट्रामीन, प्लैटिनम, टेट्रा हेक्सामीन, सॉरी निकल, हेक्सामीन, क्रोमियम, हेक्सामीन, कोबाल्ट वगैरह वगैरह। जाहिर बात है, आपको भी पता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, और इनके अंदर अमोनिया जो है उसने सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है बाय द डोनेशन ऑफ इट्स लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, ये सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है। जब अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास इस तरह का बेसिकली एक एडिशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कह रहे बनता है। इसी तरह आप कह लें बोरान ट्राइफ्लोराइड है। आपको पता है बोरान जो है ये सेंट्रल जो एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, और उसकी वजह से ये हमारे पास एक एडिशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो इसमें जाहिर बात है जो अमोनिया है वो एक लिगेंड के तौर पर इसमें एक्ट कर रहा है। इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं ना, प्रोसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं अमोनेशन है। अच्छा, इसके अलावा बेटे जो नेक्स्ट हमारे पास जो एक आर्टिकल है उसको हम कहते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस या एमोनोलाइसिस। देखिए, आपने एक प्रोसेस का नाम सुना हुआ होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, टूट जाता है। यानी जिसमें वाटर का हाइड्रोजन यानी HOH जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली ब्रेक डाउन होता है, फिर उसमें वाटर जो है उसके हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसके मुकाबले में आप ये कह लें कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अमोनिया का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, उसको कहा जाता है एमोनोलाइसिस। ये मिसाल के तौर पर ये आप कह लें कि हमारे पास एक कंपाउंड है फास्फोनाइल क्लोराइड, जो भी है POCl3, अमोनिया के साथ यानी लिक्विड अमोनिया में जब उसको ऐड करते हैं, जब उसके साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये PONH2 थ्राइस हमारे पास बन जाए, NH3 अब कह लें थ्राइस बन जाता है हमारे पास, तो यानी प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें क्या है, इसमें अमोनिया एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर या एज ए लिगेंड के तौर पर क्या कर रहा है, कि उसने इस मॉलिक्यूल में तीनों क्लोराइड आयन, क्लोरीन एटम्स को क्या किया, रिप्लेस कर लिया है, सब्स्टिट्यूट कर। इसी तरह ये बोरान ट्राइक्लोराइड है, ये जब अमोनिया के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा तो तीनों क्लोरीन एटम ये रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, आप कह लें तीन अमोनिया के मॉलिक्यूल। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर बेसिकली NH3 कह लें, NH3 आ जाता है, यहाँ पर बेसिकली NH3, तो यहाँ पर ये लिगेंड के तौर पर, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसी तरह ये देखें आप, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, तो जब अमोनिया के साथ केमिकली रिएक्ट करता है इस तरह का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कह लें या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बताने का मकसद ये है कि मतलब इसमें क्या मतलब आप कह लें कि हमारे पास ना
मतलब इसमें ये इस प्रोसेस को हम अम्यूनोलाइसिस कहते हैं। यानी अगर दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि इसमें अमोनिया का मालिक्यूल जो है, सॉरी, अमोनिया का मालिक्यूल डिकम्पोज होता है, यानी इसमें एक हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, मतलब जो है कि वो इसमें अमोनिया के मालिक्यूल से अलग होता है, और NH2 जो होता है वो आप कह लें कि इस क्लोरीन को रिप्लेस करके ये फास्फोरस के साथ क्या होता है, अटैच होता है, साथ बनता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे अमोनिया जो है, इसमें 3 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं उनके हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ठीक है, वो बाकी 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड, बाकी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, अमोनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये एक एस्टर है, ये एराइल हैलाइड है, इसके साथ भी मतलब जो है कि ये अमोनोलाइसिस के रिएक्शंस है। ये एस्टर है, इसमें जो अल्कोक्सी ग्रुप है OR, अल्कोक्सी ग्रुप जो बेसिकली एस्टर बनने के दौरान अल्कोहल से आता है, जब ये रिएक्शन होता है तो चूंकि ये वाला जो पार्ट है अल्कोक्सी पार्ट, ये अल्कोहल से आता है, तो अमोनिया इसको आसानी से क्या करता है, वो रिप्लेस करता है। तो अमोनिया का अमोनिया का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, उसका एक हाइड्रोजन जो है वो वाटर की तरह वो OR से अटैच होकर दोबारा रेस्पेक्टिव अल्कोहल बन जाएगी, और NH2 एमाइड ये कार्बोनाइल कार्बन से अटैच होगा, तो ये बेसिकली हमारे पास ना एसिड एमाइड्स बन जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। और ये एराइल हैलाइड है, यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल जब केमिकली इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, बेसिकली ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अमोनिया का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, एक हाइड्रोजन इसका क्लोरीन एटम के साथ अटैच होगा, तो ये अमोनियम क्लोराइड कहेंगे, और हमारे पास एनिलीन बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं अमोनोलाइसिस। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक एमाइड्स। अब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे डेरिवेटिव्स हैं कि जिनके अंदर सारे के सारे जो लिगेंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल। बेसिकली क्या होते हैं, एमाइड एमाइड लिगेंड्स होते हैं इसके अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक एमाइड्स। अब इसमें मतलब ये है कि हमने जिस भी सेंट्रल मेटल एटम का हमने मतलब ये होमोलेप्टिक एमाइड बनाना है, हम कैसे बनाते हैं। देखिए भाई, इसमें ये हमारे पास कोई भी मैंगनीज का बनाना है, यानी मैंगनीज का आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो मैंगनीज का साल्ट लेंगे, उसको रिएक्ट करवाते हैं मिसाल के तौर पर पोटाशियम एमाइड के साथ इन लिक्विड अमोनिया के अंदर ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये जो एमाइड है ये थायोसायानेट को ये रिप्लेस करेगा, तो ये हमारे पास डाई एमाइड आप कह रहे हैं ये बन जाता है। क्रोमियम नाइट्रेट को जब रिएक्ट करवाएंगे पोटाशियम एमाइड के साथ, तो क्रोमियम एमाइड। मतलब जो आपकी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स, एक बात याद रखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, उनके अगर हम होमोलेप्टिक कंपाउंड या एमाइड्स बनाएं, वो लिक्विड अमोनिया में वो सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, होमोलेप्टिक जो कंपाउंड्स हैं, वो आप कह लें कि वो लिक्विड अमोनिया के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। इसीलिए आप कह लें कि उनके कंपाउंड्स को, इन होमोलेप्टिक जो कंपाउंड्स हैं उनको सिंथेसाइज करके, उनको प्रिपेयर करके लिक्विड अमोनियम से इजीली उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। क्योंकि बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनके जो एमाइड्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया के अंदर इनसॉल्युबल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, आप स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें, ये कुछ एमाइड्स हैं। किनके एमाइड्स हैं, जो मैंने अभी बात की कि ये ना अल्कली मेटल्स के एमाइड्स, और ये बेसिकली क्या है, ये लिक्विड अमोनिया के अंदर देखें हाईली सॉल्युबल है। पहले दो एमाइड थोड़े स्पेरिंगली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल है, बाकी क्या होते हैं वो हाईली सॉल्युबल। तो इस तरह से। अच्छा, आगे है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए भी बात ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसके अंदर क्या हो, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और उसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है। अब एक बात ये ध्यान में रख लें कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट नहीं है, यानी ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को आप कह लें इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हाँ, खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीडेंट नहीं है, बट इट कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द अदर कंपाउंड्स। हाँ, एक बेहतरीन रिडक्टेंट है, दूसरे मॉलिक्यूल को इजीली रिड्यूस कर सकता है, लेकिन मतलब आप कह लें कि खुद, मतलब आप कह लें कि इजीली आप कह लें कि ये मतलब जो है कि आप
कह लें कि रिड्यूस नहीं होता, दूसरे को रिड्यूस करता है। खुद मतलब आप कह लें कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर कुछ दो एग्जांपल्स अगर हम देखें इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, जहाँ देखिए मेरा एरो है, अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब आप जरा इस केमिकल रिएक्शन को जरा गौर से देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप इसमें पहले ये देखें इसमें हो क्या रहा है। इसी तरह आप ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है कि अमोनिया जो है ये केमिकली रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, नाइट्रोजन गैस वाटर मेटेलिक कॉपर बनता है। अब इन दोनों केमिकल रिएक्शन को देखें कि इसके अंदर क्या हो रहा है। आया कि अमोनिया एज ए ऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, रिडक्टेंट के तौर पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है। आप इसको पहले थोड़ा सा देखें 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा भी देखिए इसमें अमोनिया जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर, अब ये देखें कि ऑक्सीजन यहाँ पे है, प्रोडक्ट में देखिए H2O है। अब इसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया, ऐड हो गया। यानी इसका मतलब कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की हाइड्रोजनेशन हो गई। यानी सिंपली लफ्जों में मतलब अगर हाइड्रोजनेशन ना भी कहें तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की बेसिकली रिडक्शन हो गई। तो रिडक्शन किसने की है, यहाँ पे अमोनिया ने की है रिडक्शन। इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है यानी रिडक्टेंट के तौर पर, और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया है। लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, उसकी अपनी सेल्फ ऑक्सीडेशन, तो यानी इजीली रिड्यूस तो कर सकता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह इस रिएक्शन में देखें तो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, तो मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कॉपर रिप्लेस हो गया है, हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया, ऑक्सीजन वाटर बना है। इसमें भी ऑक्सीजन की बेसिकली क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। किसने रिड्यूस किया, अमोनिया ने। तो अमोनिया एक्ट कर रहा है एज ए रिडक्टेंट के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो यही बात हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मतलब जो है अगली बात इसमें ये है कि ये एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जो अल्कली मेटल्स हैं, ये कुछ और मेटल्स हैं जैसे ये हमारी पीरियोडिक आपकी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बैरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यूरोपियम कह लें या टर्बियम कह लें, ये लिक्विड अमोनिया के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है। जब डिसॉल्व होती हैं ये मतलब इनकी सॉल्वेशन होती है, मींस के ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इनके केटाइन बनते हैं। और केटाइन जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सॉल्वेट यानी उनको जो लिक्विड अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो उनको सराउंड भी कर रहे होते हैं, फिजिकली इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं वो अवेलेबल होते हैं किसी भी लिक्विड अमोनिया के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने, उनको सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है आपके पैराग्राफ के अंदर। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन, अगर सोडियम मेटल डालेंगे वो डिसॉल्व होगा, उसके बाद वो आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लिक्विड अमोनिया के अंदर अवेलेबल होते हैं किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करने, ठीक है, यानी रिडक्टेंट के तौर पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई अल्कली मेटल हम लिक्विड अमोनिया में ऐड करते हैं, वो डिसॉल्व होती है, आयोनाइज होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। वो जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है विच आर अवेलेबल, विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड अमोनिया, they act as a strong reductant या reducing agent. They can reduce, आप कह लें कि most of the आप कह लें coordination compound या complex compound in the liquid ammonia। मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट कह लें आप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना लिक्विड अमोनिया के अंदर, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आप कह लें हमारे पास ना इसको रिड्यूस करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट। और मतलब आप कह लें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद मतलब देख सकते हैं। निकल के पहले यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो आप कह लें कि मतलब जो है कि यहाँ पे वो +2 कह लें आप, और यहाँ मतलब जो है कि उसमें उसको बेसिकली आप कह लें कि रिड्यूस किया है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो गई है। तो जाहिर बात यहाँ पर निकल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होगी, होगी +4। यहाँ पर सिमिलरली ये कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ऐड होते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, इसको भी ये रिड्यूस कर देता है। तो ये भी मतलब एक फिनोमिना है कि आप कह लें कि बेसिकली हम कहते हैं रेड ऑक्स रिएक्शंस हैं व्हिच आर अकरिंग, आप कह लें टेकिंग प्लेस इन द लिक्विड अमोनिया, यानी उसके अंदर ये रेड ऑक्स रिएक्शंस भी होती हैं।
तो ये मतलब जो है कि एक टॉपिक था हमारा कि लिक्विड अमोनिया क्या होता है और इसको हम एक एज ए सॉल्वेंट के तौर पर कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से रिएक्शन जो है वो लिक्विड अमोनिया या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं। तो मतलब ये आर्टिकल यहाँ तक, बाकी जो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो इंशाल्लाह फिर हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।